नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो चर्चा का विषय है वो है राहु। पहले राहु को समझिए कि राहु है क्या। देखिए, ये एक काल्पनिक ग्रह है। जैसे मंगल, बुध, शनि, हम इनको देख सकते हैं, पिंड है ये। राहु सिर्फ बिंदु है चंद्रमा का। तो इसको ग्रह क्यों मानते हैं? इसको ग्रह इसलिए मानते हैं क्योंकि ये बिंदु जो है इसका मनुष्य के जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो ज्योतिष है उनको ग्रह मानता है जिनका मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। विज्ञान है जो वो उनको ग्रह मानता है जो सूरज की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा विज्ञान की भाषा में ग्रह नहीं है, लेकिन ज्योतिष में लगन के बाद चंद्र लगन को महत्व दिया गया है। तो ऐसे राहु का जो प्रभाव है मनुष्य जीवन पर बहुत अधिक है। मनुष्य का भाग्य, धन, हैसियत और समाज में किससे कैसे व्यवहार करना है, इसका ढंग ये राहु की स्थिति पर डिपेंड करता है कि राहु की क्या पोजीशन है कुंडली में। पहले देखिए कि राहु कैसे बना, बहुत संक्षिप्त में बताएंगे। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं ने छल किया, कपट किया और जो अमृत का घड़ा था राक्षसों से छीन लिया। एक बात तो पक्की है कि मेहनत राक्षसों की अधिक थी, देवताओं की कम थी। और देवताओं ने पहले छल किया, कपट किया, यानी राक्षसों के साथ क्या किया? पहले धक्का किया, अन्याय किया। तो जब देवता अमृत पीने लगे तो राहु ने सोचा कि अब इनके साथ युद्ध वगैरह तो हो नहीं सकता, इतनी शक्ति तो मेरे पास है नहीं, तो फिर क्या करे? तो राहु ने अपना रूप बदल लिया और देवता बन गया और देवताओं की जो टोली थी उसमें जाकर उसने अमृत पान कर लिया। जब अमृत पी चुका था तो चंद्रमा को इस बात का ज्ञात हो गया कि ये राहु महाराज बैठे हुए हैं जहां पर। तो उन्होंने भगवान विष्णु को शिकायत लगाई, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। तब से दो ग्रह हैं, राहु और केतु। तो ये आपको बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि राहु जो है वो उसने छल किया, कपट किया। मैं इस चर्चा में नहीं पढ़ रहा कि देवता अपनी जगह ठीक थे या राक्षस राहु अपनी जगह ठीक था। देखिए, राहु के साथ धक्का हुआ, देवताओं ने धक्का किया और राहु ने छल, कपट, जो भी नीति अपनानी थी, साम, दाम, दंड, भेद, वो नीति अपना ली। उसके बाद राहु को कष्ट सहना पड़ा कि उसका सर काट दिया गया। एक राहु बन गया, एक केतु बन गया। केतु के पास दिमाग नहीं, राहु के पास दिल नहीं। तभी तो अचानक कार्य करते हैं ये, किसी ना किसी की कमी है इनमें। तो राहु में एक खासियत है कि राहु आपकी कुंडली में शुभ हो या अशुभ हो। पहली बात, अगर आपके साथ कोई अन्याय करेगा, कोई धक्का करेगा, तो राहु आपको मौका देगा
छल करने का, कपट करने का, स्थिति को संभालने का। जिस भाव में राहु विराजमान होगा उस भाव से संबंधित जो भी मामले होंगे, तो जो राहु है शुभ है या अशुभ है। अगर शुभ है तो भाई शुभ फल देगा, लेकिन एक बात पक्की है कि जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित आपके जो भी मामले होंगे उनके प्रति थोड़ी मानसिक चिंता देगा। अगर हम किसी के साथ धोखा, छल, कपट करेंगे, चाहे करना आवश्यक हो, मैं अपने सभी वीडियोस में कहता हूं कि जो बेईमान है उसके साथ आप छल कीजिए, कपट कीजिए, होशियारी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहु जातक को छल करवाता है, कपट करवाता है, होशियारी करवाता है, तो इससे मानसिक चिंता होगी ही होगी जब जातक गलत कार्य करेगा। दूसरा, एकदम ही जातक का जो साहस है बहुत बढ़ा देता है। जब राहु ने किसी को बचाना हो तो एकदम उसका साहस बहुत बढ़ा देता है। और तीसरी बात, जो रुके हुए काम थे वो राह चलते जो लोग हैं बिना जान पहचान के ही अचानक राहु करवा देता है। तो जिस भाव में राहु विराजमान हो उस भाव से संबंधित जो भी मामले हैं, अगर उस पर कोई आपत्ति आए लाइफ में, या कोई उसका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, या उनके प्रति कोई धक्का करे, कोई षड्यंत्र करे, आपके खिलाफ इस तरह की योजनाएं कि आपकी तरक्की में रुकावट, तो राहु आपको संभालेगा एक बार। जिस भाव में राहु होगा आपका दुश्मन, ये मेरी बात नोट कर लीजिए कि जो भी आपका दुश्मन होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका बुरा नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो। आपको संभलने का मौका देगा, आपको सिखाने की कोशिश करेगा कि इस स्थिति से कैसे निकलना है। अब ये आपके ऊपर है या आपके कर्मों के ऊपर है, या राहु की शुभता या अशुभता के ऊपर है कि आपने उससे क्या सीखा। अगर आपने सीख ले ली कि पहली बार तो धोखा खा लिया, अब दूसरी बार नहीं खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पहली बार आपसे छल किया, कपट किया और उसके बाद आपसे माफी मांग ली, फिर आपके करीब आ गया, आपके राज जान लिए, उसके बाद अगर आप ना समझे तो बहुत बड़ा धोखा मिलेगा, टेंशन मिलेगी, क्योंकि राहु ने एक मौका दिया आपको संभलने का, समझने का। क्योंकि राहु को मालूम है कि किसी के साथ धक्का हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, या वैसे भी अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो, आपका समय थोड़ा बुरा हो, क्योंकि राहु का गुरु शुक्र है। शुक्र का एक फंडा है कि आवश्यकता पड़ने पर साम, दाम, दंड, भेद जो भी नीति है उसका उपयोग करो। आदर्शवाद में शुक्र बिल्कुल नहीं पड़ता। और शुक्र का जो प्रिंसिपल है काम करने का वो ये है कि मान लीजिए आपके किसी मित्र से बहुत बड़ी गलती हो गई, तो आप उसकी बहुत सहायता करोगे। अगर आपका शुक्र मजबूत है, आपके मन में होगा कि मैं आप अपने मित्र की सहायता कर रहा हूं, उसने जो गलती की है उसकी सहायता नहीं कर रहा। तो राहु का जो गुरु है वो है शुक्र। तो शुक्र ने जो शिक्षा दी राहु को, उसके अनुसार राहु सबसे पहले आपको बचाने की कोशिश करेगा, सिखाने की कोशिश करेगा,
अगर समझ गए तो शाहूकार, नहीं तो भाई गुनहगार, नहीं तो बिना वजह के बिना कसूर के दोष लगेंगे। जो कार्य आपने किया नहीं या किसी के अच्छे के लिए किया है, वही कहेगा कि जी इसने तो मेरे बुरे के लिए किया है। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। अगर लगन में विराजमान हो राहु, अगर शुभ हो, शुभ राहु कैसे होता है पहले ये भी समझ लें। वैसे मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं, राहु की जो उच्च राशि है कुछ विद्वान मानते हैं दूसरी, कुछ मानते हैं तीसरी। यानी वृषभ और मिथुन दोनों राशियों में राहु सुंदर फल देते हैं। इसके अलावा शनि की राशि में, क्योंकि शनि के एजेंट है राहु, शनि की राशि में राहु अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि जिसका एजेंट होता है उसकी घर में एजेंट अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव समझता है कि जहां मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं कैसे भी अपना कार्य करूं। आगे आता है शुक्र की राशि, एक तो होगी दूसरी वृषभ, एक बची है तुला। शुक्र गुरु है राहु का। शुक्र की राशि में राहु सुंदर फल देते हैं। अगर राहु आपके 9 राशि या 8 राशि में आ गए तो इसमें नीच के माने जाते हैं, यानी अचानक ही बड़ी समस्या। अगर मीन राशि में राहु है तो तटस्थ हो जाते हैं। देव गुरु की राशि है और राहु इंटेलिजेंट बहुत है, तो दिमाग बहुत था राहु। बंदा इंटेलिजेंट हो तो विद्वान की हमेशा इज्जत करता है। अगर उसका कुछ सवाल नहीं पाएगा तो बिगाड़ेगा कुछ नहीं। एक न्यूट्रल हो जाता है राहु, और उस पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उसके अनुसार आपको फल देगा। राहु सबसे अधिक जो डेंजरस है वो चंद्र की राशि में हो जाता है। कैसे डेंजरस होता है कि आपके दिमाग पर धुएं की परत बिछा देता है, ताकि सोचने की जो शक्ति है, डिसीजन लेने की जो शक्ति है, वो आपकी अपने कंट्रोल में ले लेता है। यानी छोटा सा दुख आपको बहुत बड़ा लगेगा, जीवन में छोटी सी समस्या आपको बहुत बड़ी लगेगी। शुरू से ही, बचपन से ही जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपके टीचर ने 2 डंडे आपको लगा दिए, 2 आपके दोस्त को लगा दिए, तो आपको बहुत फील हुआ, लेकिन आपका दोस्त हंसता रहा, क्योंकि आपका जो मन का कारक है चंद्र, उसका परम शत्रु राहु ने आपके मन को कंट्रोल में कर रखा है। यानी कि आपका जो सोचने का रिमोट कंट्रोल है वो है दूसरों के हाथ में। सूर्य राजा ग्रह है, सूर्य, और चंद्रमा रानी ग्रह है। राहु और सूर्य, सूर्य में क्या है? अहंकार। सूर्य का अहंकार राहु को बर्दाश्त नहीं होता। तो जब सिंह राशि में राहु आ जाए तो भाई जब आप में अहंकार आएगा तब समझ लिए कि जीवन में आपका बुरा समय, आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। क्योंकि राहु को बिल्कुल अहंकार पसंद नहीं। विनम्र रहिए, बहसबाजी नहीं करनी, गरीबों को दबाने की कोशिश नहीं करनी। पंचम भाव है, तर्क वितर्क का भाव है, और किसी के सामने कोई इस तरह का व्यक्ति जिसके पास पावर कम हो, आपके पास अधिक है, तो उसको दबाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। बुध की राशि में जब राहु आ जाता है तो जातक को बच्चों जैसी जिद देता है, जिसके कारण जातक का जो मन है सब कुछ होते हुए भी भटकता रहता है। एक वस्तु प्राप्त हो गई तो दूसरी के पीछे,
जैसे बच्चे होते हैं, या किसी के पास किसी दोस्त ने कोई वस्तु खरीदी, कोई कार्य किया, तो जातक सोचता है कि मैं भी ये कार्य कर लूं। इसके अलावा राहु के साथ गुरु या शुक्र हो, गुरु हो शुक्र हो, या राहु से सप्तम घर में गुरु शुक्र हो, तो राहु पर दृष्टि डालेंगे, राहु को शुभ बना देंगे। राहु से पंचम और नवम भाव में बृहस्पति हो, जैसे ये राहु है, जहां 1 लिख लो, 2 3 4 5, जहां गुरु आ जाए 6 7 8 9, जहां पर गुरु आ जाए, तो गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी, राहु शुभ हो जाएगा। केंद्र में विराजमान हो, त्रिकोण का मालिक राहु के साथ हो तो भी अच्छा फल। त्रिकोण में विराजमान हो, केंद्र का मालिक राहु के साथ हो तो भी अच्छा फल। इतनी अधिक ढुगाई में ना जाते हुए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि ये जो राहु महाराज हैं, जिनका पार पाना बहुत मुश्किल है, वो कैसे आपको प्रभावित करेंगे। जब लगन में विराजमान हो राहु, कैसा भी हो, शुभ हो अशुभ हो, तो समाज में जब भी आपकी हैसियत कम करने की कोशिश की जाए और उसका सीधा असर आपके दिमाग पर होगा, क्योंकि टेंशन बहुत हो जाएगी। लगन का राहु जातक को थोड़ा डरपोक और जो हमारी प्लानिंग है वो बहुत जल्दी शुरू करवा देता है। यानी कि कोई कार्य 6 महीने बाद करना है, प्लानिंग आज ही शुरू कर दी। तो क्यों कर दी? क्योंकि मन में डर है कि क्या होगा, कौन सहायता करेगा, कैसे काम होगा। तो राहु जो है जब लगन में हो, जब भी कोई आपकी बदनामी करने की कोशिश करे, आपसे बंदा अगर तकड़ा भी है, पावरफुल है, आपको दबाने की कोशिश करे, या जो आप में विनम्रता है, मैं तो ये कहूंगा कि लगन में राहु है तो विनम्रता आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। तो कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आप अधार्मिक बातें करते हो, कैसी बातें करते हो। भाई मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। जो विनम्र है और लगन में राहु है तो दूसरे आपको पॉजिटिव नहीं लेंगे, आपकी विनम्रता को आपको डरपोक समझेंगे और आपको दबाएंगे। लेकिन राहु शुभ है या अशुभ है, एक मौका आपको देगा। पहले जब आपके साथ कोई षड्यंत्र किया जाए, आपके खिलाफ साजिश की जाए, आपको दबाने की कोशिश की जाए, राहु आपका कुछ नहीं बिगड़ने देगा और पूरी की पूरी स्थिति क्रिस्टल क्लियर कर देगा कि ये हुआ है तेरे साथ। अगर आपने समझ लिया और उसके अनुसार अपनी सोच को ढाल लिया तो भाई आप जीवन में कामयाब रहेंगे। अगर दूसरी बार फिर धोखा खा गए उसी व्यक्ति से, उसको ना समझे, फिर उसकी मीठी बातों में आ गए, तो समाज में इज्जत भी कम होगी। इसके अलावा मानसिक चिंता बढ़ेगी और जिसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर होगा, पेट की बीमारियों पर होगा। दूसरे भाव में जब राहु विराजमान हो जाता है तो जो आपके खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, एक बार जब आपको धोखा दे या कोई इस तरह का कार्य जिसके कारण आपको नुकसान हो रहा हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो कामयाब नहीं होंगे। या कोई इस तरह का काम कि आपको अचानक घाटा पड़ता हो, जिसमें
पहले अटेम्प्ट में वो कामयाब नहीं होंगे। इसी तरह जब आप बोलते हो तो आवश्यकता से अधिक बोलते हो और लोगों को अपने राज बता देते हो, फिर वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो राहु पहले पहले आपके जीवन में यानी कि 20, 22, 23 साल तक आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना सिखाएगा। छोटे छोटी इस तरह की घटना करवाएगा आपके जीवन में कि आपको समझ आ जाए। अगर समझ गए तो भाई ठीक है कि ये मेरा रिश्तेदार खानदान का बंदा, इससे सावधान रहना है, पहले ये मेरा नुकसान करे उससे पहले ही मैं इसका नुकसान कर दूं। छल कपट करना पड़ेगा अगर आपको मालूम हो गया कि ये मेरा नुकसान कर रहा है। और आपकी जो वाणी है, जितना कम बोलोगे उतना जीवन में सुखी रहेंगे आप। जो आपके पड़ोसी हैं वो भी एक तरह से आपके खिलाफ कोल्ड वार का काम करेंगे कि किसी ना किसी तरह आपके लिए कोई समस्या पैदा करे, क्योंकि जो आपका बोलने का ढंग है वो इस तरह का है कि दूसरों को अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको ज्ञात हो जाए कि ये मेरा पड़ोसी बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो पहले ही उसके लिए उससे बड़ा खड्डा खोद दे। छल कपट जो भी करना पड़ेगा। तीसरे भाव में राहु विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी बात, जो आपके भाई बहन है वो अगर आपको लगे कि इनके लिए मेरे मन में प्यार नहीं है, तो आपको ये कोशिश नहीं करनी कि मैंने इनके सामने अच्छा बनना है, इनकी जी हजूरी करनी है, इनसे कोई सिंपैथी लेनी है। बिल्कुल नहीं। आपने क्या करना है, कूटनीति अपनानी है अपने भाई बहनों के साथ। मैं ये नहीं कहता कि किसी के साथ विश्वासघात करना है, किसी का नुकसान करना है। हमने अपना अच्छा करना है, दूसरे का नुकसान नहीं करना। तो भाई बहनों के साथ कूटनीति से काम लीजिए। जो आप हैं उससे बिल्कुल उल्ट बताएं उनको। अगर लखपति है तो कखपति की कुछ भी नहीं है, अगर कखपति है तो लखपति। अगर समय अच्छा है तो खराब, अगर खराब है तो अच्छा। यानी कि वो एक इल्यूजन में, धुएं में ही रहे कि आप एक्चुअल में क्या हो, और आपसे पंगा लेने का साहस ही ना कर सके। आपकी जो तरक्की है, अगर आपको मालूम हो गया कि मेरे भाई या बहन ने कोई इस तरह का कार्य किया है कि समाज में मेरा यश कम हो, पराक्रम कम हो, जो मैं मेहनत करता हूं उसका फल ना मिले, या उन्होंने मेरे किसी मित्र को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया और वो गुप्त शत्रु का काम कर रहा है, फिर आपने उसके बाद इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना। जो गुप्त शत्रु है या भाई बहन है, फिर कितनी भी मीठी बातें कर ले, कितना भी आपको मनाने की कोशिश कर ले, ऊपर ऊपर से तो कह दे कि भाई ठीक है मैं आपके साथ हूं, लेकिन हमेशा शक की नजर से देखना है, तो जीवन में आप कामयाब रहेंगे। नहीं तो इस तरह की ठोकर मिलेगी कि आप लोगों को बताते रहेंगे कि मैंने अपने भाई के लिए ये किया, मैंने अपने भाई के लिए वो किया, और उसने बदले में ये किया। फिर बताने से भाई क्या होगा, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब राहु ने एक मौका दिया था आपको,
कि सीख जाओ। इसी तरह चौथे भाव में राहु विराजमान हो जाए। चौथा भाव सबसे बड़ा तो है पब्लिक डीलिंग का, कि आसपास के लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, या कैसे संबंध है, या आपकी तरक्की चाहते हैं या आपकी गिरावट चाहते हैं। तो राहु जब भी चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो चंद्रमा का घर बनता है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो जो आपके आसपास के लोग हैं, या अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, सरकारी नौकरी है, राजनीति है, तो आपको गलत इंफॉर्मेशन देंगे, गलत सूचना देंगे। आसपास के लोगों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, माता से आशीर्वाद लेते रहें, चाहे उनके साथ वैचारिक मतभेद हो। अगर विचार मिलते हो तो उनका जो स्वास्थ्य है वो भाई थोड़ा खराब रह सकता है, तो उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनको इस तरह से लेना है कि मेरे संबंध पूरे हो रहे हैं। अधिक अटैचमेंट नहीं रखनी, पागलपन नहीं रखना कि मैं परिवार के लिए ये भी कर दूं वो भी कर दूं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ पहले अपना सुख देखिए, अपना लाभ देखिए कि मुझे कहां से कैसे लाभ हो रहा है। अगर पैतृक संपत्ति की बात हो, पैतृक धन की बात हो, आपको लगे कि परिवार के लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो पहले ही आप ठगी लगा लीजिए। आप कहेंगे कि सर आप ज्योतिष को किस तरह से सिखा रहे हो? भाई मैं राहु की बात कर रहा हूं आज। तो राहु जहां प्रेजेंट होता है उसका मतलब ही ये होता है कि अगर आपने पहले छल कपट नहीं किया तो दूसरा कर लेगा। इसलिए पहले आप ही छल कपट कर लीजिए। और अगर आपको लगे, आपकी आत्मा को लगे, एक बार आपका अपहरण हो गया, आपने संपत्ति में ठगी लगा ली, मान लीजिए आपकी आत्मा कहे कि गलत किया है, तो आप सभी को बराबर हिस्सा दे दें। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको भाई बहुत कम मिलेगा। फिर पूरी उम्र कहते रहना मेरा मकान उसने ले लिया जी, पैसे उसने ले लिए, सोना उसने ले लिया। फिर प्रॉब्लम, राहु ने एक मौका दिया, उसका आपने लाभ नहीं लिया, तो फिर भाई खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। पंचम भाव में जब भी राहु विराजमान हो तो जो आपके विचार है, जो आपकी सोच है, उस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। विचारों पर कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है। और पंचम भाव में जब भी राहु विराजमान हो जाता है तो जातक को एक आदत होती है फिजूल की बहसबाजी करने की, फिजूल का टाइम वेस्ट करता है, अपने आप को बड़ा शो करता है कि मैं कुछ हूं, मेरी भी कोई हस्ती है, क्योंकि राजा का घर है। तो जब आप में अहंकार आ गया, ये शो करने लग गए चार लोगों के बीच कि मेरी भी कोई हस्ती है, तो फिर वो कहेंगे कि भाई तेरी हस्ती तो हम कम करते हैं। तो आपकी हस्ती कैसे कम करेंगे वो? ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास बहुत अधिक पैसा है, बहुत अधिक पावर है, उसको कम करने के लिए वो किसी औरत का सहारा लेंगे और आपको किसी बड़े षड्यंत्र में फंसा देंगे।
बहुत से केस ऐसे आए हैं मेरे पास। अगर नॉर्मल बंदे हैं आप, तो जो जिनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, चाहे खून के रिश्तेदार हैं चाहे दूसरे हैं, कहीं ना कहीं आपने उनके साथ गलती की होगी और वो बात उनके दिमाग में है और वो आपको नुकसान पहुंचाने की ताक में है। इससे पहले वो आपको नुकसान पहुंचाएं, या तो दो बातें हैं जहां पर साम दाम दंड भेद वाली नीति। अगर आपको लगता है कि मेरी गलती है तो माफी मांग लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ धक्का हो रहा है तो उनके साथ छल कपट कूटनीति से चले तो आपके लिए अच्छा होगा। पंचम भाव का राहु अगर पहला संतान में आपके लड़की हो जाए तो आपके लिए भाग्यशाली होगी, लेकिन संतान के पीछे पागलपन जाता व्यवहार नहीं करना कि इसको ये सुख भी दे दूं वो सुख भी दे दूं। जितना संतान को सुखी करोगे उतना ही आप बुढ़ापे में दुखी होंगे, ये सोच सोच कर कि मैंने इसके लिए इतना किया। आपकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। और जब पंचम भाव में राहु होगा, आप अपनाकर देख लेना कि जब आवश्यकता से अधिक ईमानदारी अपने जीवन में अपनाओगे तो आपको बहुत बड़ा घाटा पड़ेगा लाइफ में और पूरे जीवन भर याद रहेगा कि मैंने लिमिट से अधिक ईमानदारी की थी। तो भाई, जो भी अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं एक लिमिट में ही अच्छी होती हैं। ईमानदारी कीजिए लेकिन एक लिमिट में। जब दूसरों को दिखाने के लिए या दिमाग में भूत सवार हो गया कि मैं तो बहुत ईमानदार हूं, फिर वो राहु एक मौका तो देगा आपको संभलने का। अगर तब भी ना संभले तो फिर वो भूत आपको जब गिराएगा, आसमान से जमीन पर लेकर आएगा, फिर समझोगे उसका कोई लाभ नहीं होगा। छठे भाव में जब राहु विराजमान हो जाए तो ऐसा लिखा गया है कि जी अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है, शत्रु हंता है, इससे शत्रुता लेना शत्रु के बुरे समय की निशानी है। बिल्कुल। तो शत्रु किसके होंगे? गरीब बंदे के शत्रु कम होते हैं और जितनी आपके पास पावर बढ़ती जाएगी पैसा बढ़ता जाएगा, जहां आपका स्वभाव जितना क्रूर होता जाएगा उतने आपके शत्रु अधिक होते जाएंगे। तो भाई छठे भाव का राहु क्या करेगा? पावर को बढ़ाएगा, पैसा देगा, राजनीति में सफलता देगा और इसके साथ क्या देगा? शत्रु, रोग, ऋण। अगर शुभ होगा तो पिछले जन्म के शुभ कर्म। जब शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपने अपना एक्शन लिया गुप्त रूप से और उसका नाश कर दिया। अगर अशुभ प्रभाव में हुआ तो कंटिन्यूअसली शत्रु आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, समस्या पैदा करेंगे और जिसका सीधा असर आपके दिमाग पर होगा कि ये क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। एक बार सामने आ जाए मैं उसको बता दूं कि उसकी क्या हैसियत है तो दिमाग पर बहुत वजन आएगा, जिसके कारण पेट की बीमारियां, डायबिटीज की बीमारी, यूरिक एसिड की बीमारी, इस तरह के रोग लगेंगे। और राहु शुभ हुआ तो रोगों से लड़ने की शक्ति अच्छी देगा,
पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण। अगर शुभ प्रभाव में आ गया राहु, तो जो आपका खान पान होगा और जीवन जीने का जो ढंग होगा, वही आपके बुरे स्वास्थ्य का कारण बनेगा। तो छठे भाव का जो राहु है, वो आप ऐसा ना समझे कि छठे भाव में राहु आ गया तो मैं राजा बन गया। देखिए क्या पोजीशन है, दुश्मन बहुत होंगे आपके, ये पक्की बात है। अगर शुभ स्थिति में हुआ तो जब आपको मौका देगा दुश्मनों को संभालने का, आप उनको संभाल लेंगे। इसके अलावा जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं, वो भी डिपेंड करेगा कि शुभ है या अशुभ है। आपके ननिहाल पक्ष के लोग जिनको आप अपना बहुत करीबी मानते हो, जैसे मामा, नाना जी तो चलो एक बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हो गई, वो तो नुकसान नहीं करेंगे। जो मौसी होगी, मामा हो गए या इनके बच्चे हो गए, इनके साथ कोई लेन देन नहीं रखना। अगर रखना है तो क्रिस्टल क्लियर रिटर्न में रखिए ये, और इनकी सोच आपके प्रति नेगेटिव होगी। जो स्त्रियां होगी आपके ननिहाल पक्ष की, अगर अकेला राहु हुआ छठे भाव में, तो ऊपर से तो बहुत ही मीठी मीठी बातें कि जी हम तो तुम्हारे लिए मरने मारने को तैयार है, लेकिन बीच में कोई ना कोई षड्यंत्र। एक बात जो मैंने कई कुंडलियों में देखी है कि छठे भाव में राहु हो, ये सप्तम से 12वां हो जाता है, तो जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं, वो आपका रिश्ता किसी इस तरह की लड़की या लड़के से करवा देंगे जिनके बारे में उनको पूरी नॉलेज होगी कि ये इसके लिए सूटेबल मैच नहीं है, इसके लिए कंपैटिबल नहीं है, इसके मुकाबले सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में वो जो खुशियां हैं उनको कम करना चाहते हैं। सप्तम भाव में जब राहु विराजमान हो जाता है तो भाई जो आपका जीवन साथी है, या ये जो भाव है सप्तम भाव, ये भाव है लीगल, कानूनी भाव। तो सबसे बड़ा जो कानूनी रूप से आपके साथ अटैच है वो है आपका जीवन साथी। क्योंकि एक बार 7 फेरे ले लिए या कोई भी धर्म है आपका, उसके अकॉर्डिंग मैरिज कर ली, तो उससे अगर आपको छुटकारा पाना हो तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी तरह साझेदारी में कोई काम हो तो वो भी एक रिटन एग्रीमेंट होता है कि जी आप ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। मैरिज भी एक लीगल एग्रीमेंट है कि जब फेरे होते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि भाई तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दूसरी तरफ उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सभी एक लीगल मैटर्स हो गए। इसके अलावा कोई कोर्ट केस कर दे, वो तो सभी जानते हैं कि कानूनी मामला है। तो जब सप्तम भाव में राहु होगा, अगर शुभ हुआ तो जब पहली बार आपको आपके जीवन साथी से या जिसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, विपरीत लिंग का कोई व्यक्ति है, उससे कोई धोखा मिले या आपको उसकी आदत कैसी है उसके बारे में पता चल जाए, अगर आपने अपने आप को उसके अनुसार ढाल लिया और अपने आप को बिल्कुल सीक्रेट कर लिया, फिर तो भाई राहु शुभ है, आप कामयाब रहेंगे। अगर आप फिर भी जीवन साथी को
सभी राज की बातें बताते रहे और रिश्तेदारों के बहकावे में आकर दूसरे रिश्तेदारों से, दोस्तों से अपने रिलेशन खराब करते रहे। या जो आपकी संगति में है, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके ऊपर अधिक विश्वास कर धोखा खाते रहे, फिर जीवन में बड़े नुकसान होंगे। जब पहली बार धक्का लगे, किसी दोस्त ने धोखा किया, किसी ने आपको बहकावे में लेकर आपसे गलत कार्य करवाया, अगर आपको तब अकल ना आई तो भाई आपको इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जे मैं जो वर्ड आज यूज कर रहा हूँ, थोड़े कड़वे कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि आप थोड़ा समझ जाए और राहु का जो इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में एकदम नेगेटिव ना पड़े। और अगर आप थोड़ा सा भी समझ गए तो धीरे धीरे सहन कर लोगे अगर राहु ने कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिया। अगर कोई कोर्ट केस हो जाए तो बिल्कुल नहीं घबराना। और दूसरी पार्टी को ये शो करना है कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं, चाहे आपका केस कितना भी कमजोर हो। और केस की जो राज की बातें हैं, अगर लीक हो गई तो उसका बहुत बड़ा खमियाजा मैंने कई कुंडलियां देखी हैं, भुगतना पड़ा। अष्टम भाव में जब राहु विराजमान हो जाता है तो जिनके साथ आपने गुप्त संबंध बनाए थे कि जब मुझे प्रॉब्लम आएगी तो ये मेरी सहायता करेगा, जब मैं किसी बड़ी समस्या में होऊंगा तब ये मेरी सहायता करेगा, तो वो व्यक्ति आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, आपको यूज करने की कोशिश करेगा, नाजायज लाभ लेने की कोशिश करेगा। अगर आप पहली बार में उसको समझकर छल कपट होशियारी से उसके चंगुल से धीरे धीरे निकल गए तो भाई जीवन में बहुत कामयाब होंगे। अचानक बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल करोगे। लेकिन अगर उसको ना समझ पाए फिर एकदम जीवन में गिरावट का, और गिरावट के कारण खराब स्वास्थ्य का कारण बनेगा। जब अष्टम भाव में राहु विराजमान हो जाए तो एक प्लानिंग के साथ चलिए कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसे करना है, वसीयत से कैसे लाभ ले सकते हैं, कोई बीमा वगैरह इंश्योरेंस है उससे कैसे लाभ ले सकते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ। और सभी को जो आसपास के लोग हैं, परिवार के मेंबर, उनको शक की नजर से देखें कि ये बंदा क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मेरी संपत्ति हड़पने के लिए। तो भाई आप कामयाब रहेंगे, नहीं तो फिर कोर्ट केस का सामना, लड़ाई झगड़ा, अगर राहु अशुभ हुआ तो। जब नवम भाव में राहु विराजमान हो जाता है तो भाग्य भाव का राहु बृहस्पति के भाव में है, जैसे पहले चर्चा की कि तटस्थ हो जाता है। और जो नवम भाव है अचानक का है और जन्मभूमि से दूर का है, यानी जन्मभूमि से जितना दूर जाकर कार्य करेगा अचानक ही उसको उतने लाभ होंगे। और नवम भाव है भाग्य का, तो ये जो भाग्य है सबसे इम्पोर्टेंट है। हम यही पूछते हैं, कुंडली को यही समझते हैं कि ये हमारा भाग्य बताती है। किसी बच्चे का जन्म होता है, पूछते हैं कि जी ये कितना भाग्यवान है। तो जब भाग्य भाव में राहु विराजमान हो जाए तो जो लोग धार्मिक प्रकृति के होंगे वो आपको गलत सलाह देंगे। ऊपर से तो मीठी बातें
और अंदर से दुश्मनी होगी, चाहे खून के रिश्तेदार हो या दोस्त हो। तो अगर आप उनको समझ गए, उनकी बातों में ना आए, तो वो आपके जीवन में आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर आप उनको एक बार नुकसान उठाने के बाद भी ना समझे, तो दूसरी बार बड़ा नुकसान उठाएंगे। अगर विदेश की धरती में है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि इस तरह का कार्य हो जाता है कि जातक को डिपोर्ट तक होना पड़ता है, वापिस फिर अपने देश में आना पड़ता है, फिर उसको नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ती है। तो जब भी भाग्य भाव में राहु हो तो धर्म के प्रति लॉजिकल चले। और धार्मिक जो लोग हैं, बहुत कम लोग धार्मिक है भाई, आजकल धार्मिक होने का दिखावा करते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा कि रातों रात आप करोड़पति हो जाओगे, या मेरे आशीर्वाद से आपका जीवन सुधर जाएगा, या अगर आप मेरी शरण में आते हो तो आपके सभी पाप धुल जाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। जो कर्म मैंने किए हैं उसका फल मैं भुगत रहा हूं, जो आपने किए हैं उसका फल आप भुगतोगे। सिर्फ ये है कि जो परम पिता परमात्मा है, सुपर पावर है, जब मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, उसमें बहुत बड़ा बल है, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। वो शक्ति बड़े से बड़ा जो दुख है उसको छोटे दुख में तब्दील कर सकती है। दसम भाव की बात करते हैं, दसम भाव में राहु विराजमान हो। जब दसम भाव में राहु विराजमान हो जाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि जातक का जो दिमाग है उसकी दिशा और दशा जो सोचने की होती है वो थोड़ी लोगों से हटकर होती है, यानी ट्रेडिशनल नहीं होती। कैसे ट्रेडिशनल नहीं होती? कि जैसे हमने नई दुकान खोली तो किसी ने अपने जो कंपटीटर है, साथ की दुकान वाला है, उससे कम दामों में सामान देना शुरू कर दिया। ये तो क्या हो गया, एक ट्रेडिशन हो गया। लेकिन जब राहु होगा तो जातक कहेगा कि जी 500 का सामान खरीदेंगे तो ये चीज फ्री है, 1000 का सामान खरीदोगे तो ये चीज फ्री है। अगर कपड़े वगैरह की दुकान हो तो 2 के साथ 1 फ्री। जो फ्री का वर्ड है, जो हमारी इंडियन साइकोलॉजी है, उसको बहुत प्रभावित करता है कि जी मुफ्त में मिल गया। लेकिन मुफ्त में मिलता नहीं है वो, ये सभी को मालूम है कि कोई पागल नहीं बैठा। लेकिन राहु दसम भाव में हो तो अलग ढंग से कार्य करवाएगा। जातक का जो भी कार्य क्षेत्र होगा, जातक को कोई भी तरकीब की वरतों करनी पड़े, कोई भी जुगाड़ लगाना पड़े, साम दाम दंड भेद छल कपट होशियारी जातक लगाएगा और जीवन की ऊंचाइयां एक बार प्राप्त कर लेगा। चाहे बचपन में संघर्ष करना पड़े, गरीब फैमिली हो, ये अलग बात है, लेकिन प्रोफेशन में, कैरियर में ऊंचाइयां हासिल कर लेगा। अब ऊंचाइयां हासिल कर ली, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो अच्छी पोजीशन और पावर आ गई आपके पास, लेकिन उसको जूझ कैसे करना है वो ढंग आपको राहु सिखाएगा। कैसे सिखाएगा? अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में है या राजनीति में है
तो एक बार कोई व्यक्ति आपका नाजायज ढंग से लाभ उठाने की कोशिश करेगा तो आपको उस बात का पूरा पूरा पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ मेरी शाख को गिराने की कोशिश की और मुझे फंसाने की कोशिश की। अगर अगली बार कोई दूसरा व्यक्ति उसी तरह आपसे लाभ लेने की कोशिश करे और आप उसको लाभ दे देते हो, उसके कागज पर सिग्नेचर कर देते हो, तो भाई फिर राहु के समझाने का क्या लाभ हुआ। तो जो एक घटना घट गई आपके जीवन में जो आपको बर्बाद कर सकती थी लेकिन राहु ने बचाया, तो दूसरी बार वो घटना बिल्कुल ही घटने देनी। और शनि की राशि है, जो शरीफ बंदे हैं उनको कभी हथियार बनाकर जूझ नहीं करना, कभी बलि का बकरा नहीं बनाना, गरीबों को मजदूरों को इनका हक कभी आपने नहीं मारना, तो राहु जहाँ शुभ फल देगा। जब 11वें भाव में राहु विराजमान हो जाए तो शनि की राशि कुंभ में राहु, शनि की प्रिय राशि में शनि का प्रिय ग्रह, शनि का एजेंट राहु विराजमान हो गया, तो जहां आकर राहु अपने आप को बहुत फैलाने की कोशिश करेगा क्योंकि धुआं है, और जब ये कोई वस्तु हासिल करने की कोशिश करता है तो उसकी हद नहीं होती। इसका जो पागलपन है किसी वस्तु के लिए वो लिमिटलेस होता है। जैसे हम आसमान की ऊंचाई मापना चाहें तो नहीं माप सकते, इसी तरह राहु जब 11वें भाव में हो, जो कामनाएं देता है, जो इच्छाएं देता है, लिमिटलेस दे देता है। तो भाई जितने आपकी किस्मत में जो आपने कर्म किए हैं, आमदनी भी उतनी ही होगी, मित्र भी आपकी उतनी ही सहायता करेंगे, समाज में भी उतना ही नाम होगा। तो आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो तो बहुत बड़ा है। इसलिए सबसे पहली बात कि राहु 11वें भाव में हो, जब तक संतुष्ट नहीं होगा। अगर बृहस्पति शुक्र वगैरह का साथ मिल जाए तो थोड़ी संतुष्टि बीच बीच में आएगी जीवन में, लेकिन फिर भी किसी ना किसी से कंप्लेंट ही रहेगी कि मेरा भाई आता है, मेरा मित्र आता है, मेरे पड़ोसी आते हैं, मेरे माता पिता आते हैं, मेरी पत्नी आती है, मेरे बच्चे आते हैं। तो एक तो ये कंप्लेंट आपकी जो एनर्जी है उसको गलत दिशा में लेकर जाएगी। दूसरा, जब आपके सबसे प्रिय मित्र आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, जैसे झूठी गवाही हो गई, क्योंकि बड़ा रिस्क लोगे आप, डरोगे नहीं। या किसी गैर कानूनी काम में आपका साथ मांगे और आपने उसका साथ दे दिया क्योंकि आपका मित्र अच्छा, और आप फंस गए। पहली बार राहु इस तरह की परिस्थितियां बनाएगा कि आपको निकाल लेगा, बदनामी से बचाएगा। लेकिन जब दूसरी बार आप यही गलती करोगे फिर बहुत बड़ा आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर आप पछताओगे कि पहले भी यही हुआ था, मैं नहीं समझा। फिर आप क्या करोगे कि सभी को जो आपका सर्कल है बताओगे कि जी उसने मेरे साथ ऐसे धोखा किया, मित्र के रूप में शत्रुता की, भाई के रूप में शत्रुता की, प्रेमी के रूप में मुझे जूझ किया। तो भाई जितना लोगों के सामने डिंडोरा पीटोगे लोग तो मजा लेंगे, और एक बंदा दूसरे को बताएगा,
यानी कि समाज में जो आपकी इज्जत है उसका आप मजाक बनते जाओगे कई बंदों के बीच। मान लीजिए कहीं फंस गए तो सीक्रेट हो जाए, इतना तो कर सकते हैं ना। अपना दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपने आप को मजाक का पात्र बिल्कुल ना बनने दे। अगर राहु 11वें भाव में शुभ अवस्था में हो और दिन में एक बार उन लोगों के बारे में अवश्य सोच लेना जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो आप में सेटिस्फैक्शन आएगी। 12वां भाव, जल्दी से इस पर भी चर्चा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया भाई, क्षमा का जाचक हूं। 12वां भाव बृहस्पति का भाव है, इसमें जब राहु विराजमान हो जाता है तो जहां एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है कि जब आप गलत डिसीजन लेने लगोगे, खास तौर पर खर्च करने के प्रति, और आपके घर में कोई गरीब व्यक्ति आ गया, उसको आप पानी भी नहीं पूछोगे, अगर कोई अमीर आ गया तो उसकी हद से अधिक सेवा करोगे। अगर आप में ये क्वालिटी है तो समझ लो कि आपका राहु अशुभ स्थिति में है, तो इसके कारण आपका मृत्यु का समय भी सही नहीं रहेगा, आपकी गति भी अच्छी नहीं होगी, और जब आपकी मृत्यु होगी आपका जो ध्यान होगा, जो मन होगा, वो दुनियादारी में ही घूमेगा, पैसों में ही घूमेगा, जमीन जायदाद में घूमेगा, और अगले जन्म में फिर वही चक्कर शुरू हो जाएगा। तो अगर शुभ हो तो फिर आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, गरीबों की मदद, जरूरतमंद बीमारों की सहायता बहुत अच्छी है। जब राहु बृहस्पति के राशि जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बनती है 12वें भाव में विराजमान हो जाए, तो भाई 12वें भाव में राहु जब शुभ किसी ग्रह के प्रभाव में हो तो आपको इतना सुंदर फल देगा, इतना सुंदर फल देगा कि आप सोच नहीं पाओगे। तो आप कहोगे कि सर क्या कोई खजाना मिलने वाला है? खजाना तो जीवन में एक बार मिलता है और उसका जो खुशी है 1-2 साल रहती है, उसके बाद खर्च हो जाता है, जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। लेकिन जब राहु 12वें भाव में होगा तो गुप्त शक्तियां आपके अंग संग रहेंगी और आपको गाइड करेंगी कि अगर जीवन में सफल होना है तो इस दिशा में चलें, जीवन को जीने का ढंग सिखाएंगी। जब बुरी से बुरी स्थिति में फंस गए, खास तौर पर अगर आप फॉरेन में हैं, जन्मभूमि से दूर है, कोई सहारा नहीं, वहां किसी मुसीबत में फंस गए, अचानक ही कोई बंदा आपकी सहायता करने आ जाएगा, क्योंकि गुप्त शक्तियां आपके साथ हैं। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, उनकी आत्माएं हमेशा आपके अंग संग है। तो हमेशा बुजुर्गों की सेवा करते रहें, चाहे जन्मभूमि पर है या जन्मभूमि से दूर है। अगर राजनीति में है तो भाई बुजुर्गों का काम प्रायोरिटी बेस पर करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये तो मेरा वीडियो था कि ये जो राहु है संभलने का एक मौका देगा आपको। अगर समझ गए तो साहूकार, नहीं तो बिना कसूर के गुनहगार। आप सोचते ही रहोगे कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये हो रहा है मेन तो भाई पिछले जन्म के जो कर्म है। लेकिन वीडियो बनाने का जो मेरा आइडिया था वो ये था कि जो आपके कर्मों का फल है
अगर आप समझ गए उनको तो वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिले तो आप धीरे धीरे उसको सहन कर सकें, अधिक दुखी ना हो। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।